तो आज हमारी जो नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं रितिका एंड रजनी, ओके। और इनका जो मेन टॉपिक है जिस पे ये हम लोगों को हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ रितिका एंड रजनी, प्लीज प्रोसीड विद योर प्रेजेंटेशन बेटा। Okay, sir. A very good morning to all of you. My name is Ritika. And my name is Rajni. Today, the topic of our presentation is magnetic properties of transition metal complexes. Transition metals. As we already know कि transition metals क्या होते हैं, अब हम इनकी magnetic properties पढ़ेंगे. Most of transition metals are paramagnetic. The paramagnetic character is due to the presence of unpaired electrons. Means जहाँ पे presence unpaired electrons होंगे वहाँ पे हमें paramagnetic character show होएगा. The unpaired electrons behave as a tiny magnet as a result of their spin about their axes. The magnetic field from paired electrons which have opposite spins cancel out. Therefore, the molecules with paired electrons cannot be magnetized by the external magnetic field are called, and the molecules with unpaired electrons can be magnetized by the external field and are called paramagnetic. There are mainly two types of magnetic behavior shown by substances. First, diamagnetic and second, paramagnetic substances. जैसे कि आपको पता ही है डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो और पैरामैग्नेटिक जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। The substances having paired electrons are repelled by a magnetic field are called diamagnetic, and which are attracted by a magnetic field are called paramagnetic substances. Larger the number of unpaired electrons in a substance, the greater is the paramagnetic character. Now, measurement of magnetic properties. अगर हम किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे वो जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट पे डिपेंड करता है जो कि म्यू होता है। तो और हम जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। The magnetic moments are not measured directly. However, the parameter which is actually measured is magnetic susceptibility, which is denoted by chi, from which it is possible to measure magnetic moment. Now, magnetic susceptibility क्या होती है? It is the measure of capacity of a substance to take up magnetization in an applied magnetic field. Magnetic susceptibility क्या होती है कि भाई जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो उसकी मैग्नेटाइज्ड होने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड से वो कितना अट्रैक्ट हो रहा है वो उसकी मैग्नेटाइज्ड कैपेसिटी होती है। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है ये B इज इक्वल्स टू H प्लस 4 पाई I, जहाँ पे I जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है the ratio B by H called magnetic permeability of the substance can be given as, फर्स्ट इक्वेशन को हम H से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी B by H is equals to 1 plus 4 pi I by H। जो यहाँ पे B by H है वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस और जो I by H है उसको हम कापा से डिनोट करते हैं जो कि हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम होती है या फिर वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं। इसी देन B by H इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई कापा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो होती है कि जब सब्सटेंस वहाँ पे पड़ा है और जब नहीं पड़ा तब उसमें से कितनी लाइंस पास हो रही है और वो जब नहीं पड़ा तो उसमें से कितनी लाइंस पास हो रही है। इसका जो रेशो होता है इसको हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। और वैक्यूम के लिए जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो 1 होती है, तो हम 1 को इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई कापा। तो यहाँ से हमारे पास कापा की वैल्यू आ जाएगी 0। The magnetic permeability B by H gives the ratio of density of lines of force within the substance to the density of such lines in the same region in the absence of substance. Therefore, जो volume susceptibility है वो 0 हो जाएगी क्योंकि हमारा जो B by H था वो 1 था। अब हमें पता है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसके लिए जो हमारी B की वैल्यू है वो ग्रेटर देन H होती है, तो B पॉजिटिव होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है।
क्योंकि और जितनी ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी बी की वैल्यू होएगी। और फिर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो जो हमारी बी की वैल्यू होती है लेस देन एच होती है, या लेस देन 1 बोल सकते हैं, नेगेटिव होती है, क्योंकि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, तो इसलिए बी की वैल्यू लेस होती है, क्योंकि जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो आपस में कैंसिल हो जाती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं। हमारे पास दो टर्म्स होती है, मास ससेप्टिबिलिटी जिसको हम काई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कापा अपॉन रो। रो जो होती है वो होती है डेंसिटी। देन सेकंड मोलर ससेप्टिबिलिटी जिसको हम काई सफिक्स एम से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू एम डिवाइड बाय रो। जो यहाँ पे एम है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड है। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हम एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, फर्स्ट गाइस मेथड एंड सेकंड फैराडे मेथड। तो हम सबसे पहले गाइस मेथड करेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और हमारे पास वेट भी है जिसमें हमको वेट ऐड करना है, और एक है हमारे पास ग्लास ट्यूब जिसमें हमें सैंपल लेना है और उस सैंपल का वेट मेजर करना है। उसके थ्रू ही हम ससेप्टिबिलिटी को मेजर करेंगे। A simple device known as Guy's balance generally used for to measure paramagnetism. हम इस डिवाइस को जनरली यूज करते हैं पैरामैग्नेटिज्म को ही मेजर करने के लिए करता है, क्योंकि डायामैग्नेटिज्म ज्यादा शो नहीं करता, क्योंकि डायामैग्नेटिक में लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। इन दिस मेथड हम सबसे पहले इस मेथड में एक फाइनली पाउडर सब्सटेंस लेंगे या फिर सॉल्यूशन, जिसको हम एक ग्लास ट्यूब में डालेंगे जो कि पायरेक्स की बनी होगी, और उस ट्यूब को हम गाइस ट्यूब भी बोलेंगे। तो जो हमने सैंपल लिया या पाउडर लिया है, ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका वेट करना है, और वेट हमें जो दो तरीकों से करेंगे। द सब्सटेंसेस इज वेटेड फर्स्ट विदाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास मैग्नेट से सबसे पहले हम सब्सटेंस का वेट मैग्नेट्स को ऑफ करके करेंगे, और फिर उसी सब्सटेंस का वेट सैंपल का वेट मैग्नेट्स को ऑन करके करेंगे। if the if the substance is paramagnetic, it will weigh more in the presence of magnetic field than in the its substance। अगर हमारे पास सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो जो उसका वेट होगा वो ज्यादा होगा कब? जब हम मैग्नेट्स को ऑन करेंगे एज कम्पेयर टू व्हेन जब मैग्नेट्स ऑफ होंगे, तो उसे कंपेयर में उसका वेट ज्यादा होगा जब सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। The increase in weight is a measure of paramagnetism of the substance. Larger the number of unpaired electrons, the greater the increase in its weight in a magnetic field। अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली उतना ज्यादा ही वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, और जितना ज्यादा वो पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा उसके वेट में इतना ही इंक्रीज होगा। तो हम इसी तरीके से ससेप्टिबिलिटी को भी मेजर करेंगे। जो हमने वेट निकाला था सैंपल का, एक बार मैग्नेट्स को ऑन करके और एक बार मैग्नेट्स को ऑफ करके, तो उनके डिफरेंस से ही हम ससेप्टिबिलिटी को मेजर करेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। The Guy's procedure is very simple for measuring magnetic susceptibility. The sample in the form of a cylinder is suspended in a non-homogeneous magnetic field, and the force exerted on the sample is determined by viewing the force acting on the sample is F is equal to half A kappa h square, where A is the cross-sectional area of cylinder, h is equal to intensity in the central homogeneous part of the magnetic field, and kappa is the volume susceptibility. कृतिका स्लाइड मूव करो। कर दी।
मुझे शो नहीं हो रही, 1 मिनट। वेट अ मिनट बेटा, एक्चुअल में क्या आई थिंक सो रजनी तुम्हारे पास नेट की कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता है स्लाइड नजर नहीं आ रही हो। स्लाइड तो रितिका ने कर दी ओके है। सर, देख रही हूँ, 1 मिनट। इन देख केस रही हूँ इन सर। केस इन केस ना हो तो तुम्हारे पास जो स्लाइड है उससे भी देख सकते हो तुम। ओके, एनी हाँ हाउ सर, बाकी आप अपना, आपका कोऑर्डिनेशन है जैसे मर्जी होगी आप है सर, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना होगी कोऑर्डिनेशन, होगी। कोई दिक्कत नहीं। नाउ यू प्रोसीड बेटा। ओके सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। द अबो इक्वेशन इज वैलिड। जो हमारे पास इक्वेशन थी एफ इज इक्वल टू हाफ ए एच स्क्वायर कापा, वो सिर्फ वैलिड है कब, जब हम मेजरमेंट कर रहे हो वैक्यूम के अंदर। लेकिन अगर हम जब हमें यही मेजरमेंट एयर के अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या डिफरेंस होएगा। जो हमारे पास वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी कापा थी, हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर, जिसको हम कापा डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो तब हमारे पास न्यू इक्वेशन आएगी एफ इज इक्वल टू हाफ ए एच स्क्वायर कापा माइनस कापा डैश, कापा इज इक्वल टू वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर। अगर अब हम गाइस ट्यूब ली है जो हमने, वही होलो और मेड अप ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल की हो, अगर जो हमने पायरेक्स की ली थी अगर उसी को हम डायामैग्नेटिक मटेरियल से ले, तो हमारे पास क्या होएगा, उसमें जो हमारे नेगेटिव फोर्स अप्लाई करेगी, एक्टिंग करेगी सैंपल के ऊपर ड्यू टू दी गिवन, तो हम उसे डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो उसकी वजह से हमारे पास नई इक्वेशन आएगी एफ इज इक्वल टू हाफ ए एच स्क्वायर कापा माइनस कापा डैश प्लस के डेल्टा। For a sample of constant length and cross-sectional area, the factor a square is constant. And now if the intensity of the sample is introduced, अगर इसमें हम density को भी इन्वॉल्व कर ले हैं, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आती है 10 raised to the power 6 chi is equal to alpha plus beta f dash upon में w, where w is the weight of the sample expressed in gram and alpha is the constant allowing for the displaced air x specimen volume and beta is the tube calibration constant and f dash is the force on the sample and is equal to f minus delta. Both f and delta are given in mg. In actual practice, the apparatus is calibrated by making measurements on a substance whose susceptibility is accurately known. The standard substances commonly used for calibration is mercury tetrathiocyanated cobaltate. Its susceptibility is known to be chi is equal to 16.44 into 10 raised to the power minus 6 at 20 degrees Celsius. By making measurements with these standard substances, the constant beta can be calculated. Then knowing alpha, beta, gamma, and f of a given subsample of weight w, the susceptibility, volume susceptibility kappa can be calculated. तो हम अल्फा बीटा एफ को निकाल के हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी कापा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने गाइस मेथड पढ़ा है तो उसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम पहले एडवांटेजेस करेंगे। द apparatus is simple and easy to assemble. Second, it is easy to handle and use. And third, since the amount of the sample taken in the Gauss tube is quite large, इसके एडवांटेज ये है कि हम इसमें जो सैंपल ये हमारा लार्ज अमाउंट है और लार्ज अमाउंट होने की वजह से फोर्स भी है जो लार्ज ही लगेगा। Therefore, even a chemical balance can measure the changes in mass. और इसकी डिसएडवांटेजेस भी यही है कि जो हमें लार्ज अमाउंट में सैंपल लेना होता है उसमें। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स परफेक्ट यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ द सब्सटेंस इन द गाइस ट्यूब। उसमें हमें परफेक्ट यूनिफॉर्म पैकिंग करनी होती है। अगर हम यूनिफॉर्म पैकिंग नहीं करते हैं तो हमें रिजल्ट है जो बिल्कुल करेक्ट नहीं मिलता। तो ये थी हमारी गाइस की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ फैराडेज मेथड। सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, दो मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रो बैलेंस होता है, और ये जो नीचे ट्यूब दिखाई दे रही है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बनी हुई ट्यूब होती है। इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो होता है 0.1 mm, और जो ये दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन होमोजीनियस है रीजन जो सारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्यूब में हम सैंपल लेते हैं और इससे ना मतलब ऐसे हैंग करते हैं कि दोनों मैग्नेट्स के बिल्कुल बीच में आए ये, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इस पूरे जो पूरा मतलब असेंबली बोल सकते हैं इसको, हम पूरे चैम्बर में एक बंद कर देंगे ताकि बाहर से कोई जो एक्सटर्नल कोई फील्ड हो तो उसका इस पे कोई इफेक्ट ना हो। और जो ये इलेक्ट्रो बैलेंस होता है ये काफी सेंसिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे
जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में या फिर एब्सेंस में जो मास आता है वो काफी कम होता है, तो इसलिए जो सेंसिटिव इलेक्ट्रोबैलेंस है वो जो थोड़े सा भी चेंज, जो माइन्यूट सा भी चेंज होता है उसको भी मेजर कर सकते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि जो अननोन सब्सटेंस को पहले सैंपल को इसमें हैंग करते हैं और फिर उसका वेट लेते हैं, और फिर उसको जब करंट पास करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है फिर उसकी प्रेजेंस में हम उसका वेट लेते हैं, और दोनों का जब डिफरेंस करते हैं तो फिर हमारे पास फोर्स आ जाती है। अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। द फैराडेज मेथड्स गिव द स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली। ये जो मेथड है ये हमें स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली दे देता है, लेकिन जैसे गोएस में तो हमें पूरी एक्सप्रेशन करना पड़ता है, इसमें हमें सीधा दे देता है। इट यूजेज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में सैंपल हम यूज करते हैं। द सैंपल इज सस्पेंडेड इन एन इनहोमोजेनस फील्ड such that h naught delta h by delta x is constant over the entire volume of the sample। मतलब कि हम इस सैंपल को इनहोमोजेनस फील्ड में रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया दोनों जो मैग्नेट्स है उसके बीच में जो सारा रीजन है वो इनहोमोजेनस फील्ड है। फिर उसमें जो ये एच नॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा एक्स होता है ये कांस्टेंट होता है। देन इसके स्टेप्स हैं अब। A sample 0.1 to 10 milligram of the substance is placed in a magnetic field of constant gradient delta H by delta X। इसमें हम 0.1 से लेके 10 मिलीग्राम तक कई सब्सटेंस ले सकते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट है, उसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सैंपल इज मेजर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोबैलेंस। इलेक्ट्रोबैलेंस की हेल्प से हम फोर्स को मेजर करेंगे। If a sample of mass m and specific susceptibility chi is placed in a non-uniform field H having a gradient in x direction delta H upon delta x, then the sample will experience a force along x due to the gradient as। इससे हमारे पास इक्वेशन आ गई है जो F is equals to m chi h नॉट delta h upon delta x। जो delta h upon delta x है ये है gradient in x direction। फिर है हमारे पास the force can be measured by weighing the sample both in and out of field and the difference between the two weight is equal to F। जैसे कि हम जब डायग्राम देख रहे थे तब मैंने बताया था कि भाई जो फोर्स है वो दोनों एक बार जैसे सब्सटेंस को बिना मैग्नेटिक फील्ड के रखते हैं और एक बार मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, तो जो उसका डिफरेंस होता है वो फोर्स होती है। फिर है प्रैक्टिकली फोर्स इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ सब्सटेंस ऑफ नॉन ससेप्टिबिलिटी। फिर जो इसमें हम फोर्स को डिटरमाइन करेंगे उससे ही फिर हम आगे ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे, और जो सॉल्यूशन हम इसमें यूज करेंगे वो होएगा मर्करी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट, जिसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो होती है 16.44 इंटू 10⁻⁻⁶ at 293 Kelvin temperature। Now, if same magnetic field and gradient are used for both standard and unknown, we can calculate the value of chi। और अगर हम सेम मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेडियंट यूज करें उस सब्सटेंस के लिए जो स्टैंडर्ड है और अननोन है, तो हम वहां से फिर उसकी काई की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर हमारे पास एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होएगा एफ एस अपॉन में एफ सफिक्स एस अपॉन में एम सफिक्स एस काई एस इज इक्वल्स टू एफ सफिक्स यू डिवाइड बाय एम सफिक्स यू काई सफिक्स यू। और अगर हमें ससेप्टिबिलिटी निकालनी है अननोन सब्सटेंस की तो वो फॉर्मूले को इधर उधर मतलब ले जाके और फिर वहां से काई यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो द मोलर ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल काई एम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम काई यू। अगर हमें काई यू अननोन ससेप्टिबिलिटी अननोन सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी पता चल गई तो फिर हम काई एम को निकाल सकते हैं। जो इसमें हम फोर्स निकालते हैं वो तो हमें पता है कि वेट की हेल्प से निकालते हैं, और जो काई एस होता है वो हमारे पास नोन होता है, जो हमने स्टैंडर्ड सब्सटेंस की जो ससेप्टिबल जो हमने 16.44 इंटू 10⁻⁻⁶ बोली थी। और जो फोर्स है वो हमारा फोर्स तो वेट की हेल्प से निकलता है और जो मास है वो हमारा इलेक्ट्रोबैलेंस की हेल्प से निकलता है। अब इस मेथड में कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले एडवांटेजेस, फर्स्ट दिस मेथड्स रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। इसमें बहुत ही कम अमाउंट में जो क्वांटिटी होती है वो लेनी पड़ती है हमें सैंपल की। सेकंड, द सैंपल नीड नॉट टू बी होमोजीनियस, और इसमें जरूरी नहीं है सैंपल का होमोजीनियस होना। थर्ड, दिस मेथड्स गिव स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली, और ये जो मेथड है ये काई की वैल्यू यानी स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये हमें डायरेक्टली दे देता है।
फिर इसके हैं डिसएडवांटेजेस। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट रिक्वायर्स ग्रेट मेजर स्किल्स, मतलब कि हमें स्किल्स आनी चाहिए इस मेथड को मेजर करने के लिए। देन सिंस ओनली small amount of sample is used, only chemical reaction occurring at the surface of sample may lead to large errors। ये जो हम कम अमाउंट में जो सब मतलब सैंपल लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाती है सरफेस पे, तो उससे ज्यादा बड़े एरर्स आ सकते हैं। और इस मेथड को हम कम यूज करते हैं एज कंपेयर टू गोएस मेथड। Diamagnetic correction. Diamagnetic substances which have no unpaired electrons and therefore have zero magnetic moment. Diamagnetic substances repel lines of forces. जैसे आपको पता है कि diamagnetic substances repel करते हैं line of forces को, और उसी वजह से गाइस मेथड में जो slight decrease हो जाता है substance का, और वो अपनी ओरिजिनल जगह से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता है। Paired electrons do not contribute to the magnetic moment but affect the magnitude of magnetic susceptibility, from which magnetic moment is to be calculated. Therefore, the contribution from paired electrons opposes from unpaired electrons. Hence, measured magnetic substance will consist of paramagnetic and diamagnetic susceptibility. Chi m measured is equal to chi paramagnetism plus chi diamagnetism, और chi paramagnetism के लिए फॉर्मूला होगा chi paramagnetism is equal to chi measured plus minus chi diamagnetism. Thank you. Have a nice day. थैंक यू वेरी मच बेटा। किसी की कोई क्वेश्चनिंग हो बेटा, कोई पूछना चाहता हो कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क। किसी को कुछ नहीं पूछना, वेरी गुड, सबके फंडे क्लियर हैं इसका मतलब। चलिए, अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा एंड थैंक्स फॉर दिस प्रेजेंटेशन। वेलकम।